गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्ज़ाम मंत्रा में सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने कल स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया था। आज चालू करने से पहले मैं दो चीज़ बता देता हूँ आपको। एक था अधिकार, जो भाग 3 में हमें दिए गए थे, और एक था आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमें क्या किया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 19 में, और भाग 3 में हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। ये अधिकार है हमारे 6, और ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। अधिकार में समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार, संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसी में ये मेन अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। संख्यक वर्ग से। 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। समता का अधिकार हमें दिया गया है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। अगर हम लोग स्वतंत्रताओं की बात करें आर्टिकल 19 के तहत, तो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, आवागमन, इसको भ्रमण भी कहते हैं, भ्रमण, निवास, निवास और व्यवसाय या व्यापार, ये हैं स्वतंत्रताएं। जो आर्टिकल 19 में दिए गई हैं हमें, और ये हैं अधिकार जो भाग 3 के संपूर्ण में हमें प्राप्त होते हैं। तो 6 में, आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, और भाग 6 में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। ये डिफरेंस आप समझ लेना। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि कहाँ अधिकार हैं, कहाँ स्वतंत्रताएं हैं। तो हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता, और व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई हैं।
जिन पर राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के निर्बंधन लगाती है, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का नुकसान ना हो और देश की अखंडता और एकता सुनिश्चित बनी रहे। आज हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। किसको? व्यक्ति की बात यहाँ की गई है। किसकी बात की गई? व्यक्ति की बात की गई है। यहाँ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को प्रमाणित किया गया है कि व्यक्ति किन किन आधारों पर स्वतंत्र हो सकता है। तो यहाँ 4 टर्म हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तीसरा है आचरण, धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता। चौथा है प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। 1, 2, 3, 4 प्रकार के टर्म यूज हुए हैं इस आर्टिकल में। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मीनिंग है कि व्यक्ति चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, वह अपने अनुसार अपने अंतःकरण में उस ईश्वर को या उस पंथ को या उस विचार को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। वह साकार परम ब्रह्म को मान सकता है, निराकार को भी मान सकता है। यहाँ हमारे सारे पंथों को समाहित कर ऐसी बात की गई है। जैसे मुस्लिम निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं, हिंदू साकार की, बुद्धिस्ट बुद्ध के, और तीर्थंकरों की जैनों के द्वारा और सिखों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की आराधनाएं की जाती हैं। और बहुत सारे पंथ हैं हमारे यहाँ, जरस्तु है, पारसी है, इस और भी समुदाय हैं। तो उन सबको इसी आधार पर व्यक्तिगत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। यह धर्म की, यहाँ सात्विक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक दोनों है, निराकार और साकार दोनों है। यहाँ उनकी बात की गई जो धार्मिक रूप से हैं। ऊपर वाले में क्या है, नास्तिकों का भी संकल्प इसमें शामिल है। जो किसी धर्म को नहीं मानते वे भी लोग हैं, और जो किसी धर्म को मानते हैं वे भी लोग हैं। यहाँ वे लोग हैं जो धर्म को मान रहे हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, कन्फ्यूशियस आदि आदि, ये यहाँ है। इन्हें अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से स्वतंत्रताएं हैं, मंदिर जाने की स्वतंत्रताएं हैं, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रताएं। आचरण में आता है कि व्यक्ति अपने धार्मिक प्रतीकों को, धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक पुस्तकों को सम्मान करेगा, तिलक लगाएगा, माला पहनेगा, वस्त्र धारण करेगा, झंडे लगाएगा। इसी आचरण में कृपाण, सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने का भी व्यवस्था है। किसमें? आचरण, उनके आचरण का हिस्सा है। जो 5 प्रकार के कंघा, कड़ा, केस, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं सिख, वो इसी के अंतर्गत आता है। हिंदू जो लोग तिलक लगाते हैं वो इसी आचरण के अंतर्गत आता है। मुस्लिम वर्ग जो टोपी लगाता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सिख लोग जो पगड़ी बांधते हैं वो इसी आचरण के अंतर्गत आता है। मतलब धार्मिक आचरण अनुच्छेद 25 में ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 25। और यह सापेक्ष है। कैसा अधिकार है? सापेक्ष अधिकार है। सापेक्ष का मतलब होता है दूसरे के कंटेंट में। हमारी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता की सीमा है। हम दूसरे की स्वतंत्रता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। एक आर्टिकल हमने आपको पीछे बताया था बाल श्रम वाला, वह निरपेक्ष है, किसी के सापेक्ष नहीं दिया गया है। इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद या कौन सा
प्रावधान निरपेक्ष रूप से प्राप्त है, तो वहाँ क्वेश्चन आया था बाल अधिकार वाला। आर्टिकल 24 वह हमें निरपेक्ष रूप में प्राप्त है, किसी के सापेक्ष नहीं मिला है, किसी की शर्त पर नहीं। बालक का मतलब बालक 14 वर्ष से नीचे बालक, वह किसी वर्ग जाति धर्म का हो वो बालक है और उसका कारखानों में किसी भी प्रकार के कार्यों में उपयोग नहीं होगा। इसके पीछे कोई शर्त तर्क नहीं है, यहाँ है। दूसरे की स्वतंत्रता हम बाधित नहीं करेंगे, वहाँ तक हमारी स्वतंत्रता है। तो इसका आप ध्यान रखिए। ये अधिकार कैसा है? ये अधिकार सापेक्ष है। धर्म को प्रचार, धर्म को प्रचार कैसे करें? आचरण में तो आ गया। धर्म का प्रचार करेंगे हम लोग, सभाएं करते हैं, उपदेश देते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ हैं, मुस्लिमों के यहाँ तहरीर होती है, सिखों के यहाँ जुलसे निकलते हैं। ये सब धार्मिक प्रचार के तरीके हैं। ये सभी स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 25 के अंतर्गत दी गई हैं। अब इसी में है, किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया जाएगा? व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। धर्म परिवर्तन समूह का नहीं, व्यक्ति का होता है। तो किसी प्रकार के धर्म के परिवर्तन का विरोध किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अंतःकरण अपने मन से धर्म का परिवर्तन करता है, स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन करता है, तो वह सामान्य क्रिया मानी है सुप्रीम कोर्ट ने और उसे स्वीकार किया है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी धर्म को मानता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो वह गलत नहीं है। गलत किस किस को माना है? कपट, लोभ और बलपूर्वक। यदि कोई कपट से किसी का धर्म परिवर्तित करता है, लोभ से करता है, बलपूर्वक करता है, तो वह दंडनात्मक माना गया है, अवैधानिक माना गया है, संविधान के विरुद्ध माना गया, कानून के विरुद्ध माना गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने कहा है और इसे धार्मिक धर्म के अधिकार को लोक व्यवस्था के अधीन माना है कि हम ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारी लोक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा हो। तो धर्म का अधिकार 25 में व्यक्तिगत है और ये सापेक्ष है। आर्टिकल 26 आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अभी हमने धर्म पढ़ा था, अब हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन देखते हैं। इसमें क्या है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं हम लोग, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का सृजन अर्जन कर सकते हैं हम लोग, और उन संपत्तियों को वैधानिक रूप से खर्च करने का अधिकार दिया गया हमें। हम क्या कर सकते हैं? संस्था का निर्माण कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और संपत्ति का खर्च वैधानिक रूप से खर्च हम कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति का स्वामित्व धारण कर सकते हैं और संपत्ति को एक वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं। ये सब कौन करेगा? तो संस्थागत है। तो संस्थागत है तो ये अधिकार कैसा है? ये सामूहिक अधिकार है। तो धर्म का सामूहिक अधिकार है। हम लोग जब शुरू में इसको पढ़े थे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करते हैं हम। तो यह सामूहिक धार्मिक अधिकार है, जबकि 25 कैसा है? व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार है। हम संस्था बना सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, उसका स्वामित्व धारण कर सकते हैं और उस संपत्ति को वैधानिक रूप से खर्च कर सकते हैं। ये अधिकार 26 के अंतर्गत हमें दिया गया है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि सरकारें किसी भी धार्मिक या किसी धर्म विशेष के वृद्धि के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? धार्मिक अभिवृद्धि
के लिए किसी प्रकार के करारोपण नहीं किया जाएगा। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए सरकार किसी प्रकार का करारोपण नहीं करेगी। अब लोगों को लगेगा कि सरकार कर तो लेती है, कहाँ लेती है? अमरनाथ यात्रा के समय जो पंजीयन होता है वहाँ सरकार शुल्क ले लेती है, मानसरोवर यात्रा के समय सरकार शुल्क ले लेती है और हज यात्रा के समय सरकार शुल्क लेती है। इनके अलावा सरकारें किसी धार्मिक आयोजन के प्रबंधन, प्रशासन एवं व्यवस्था के लिए कर लगा सकती है। यह किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा है। अमरनाथ यात्रा हिंदू से नहीं, हज यात्रा मुस्लिम से नहीं, उसका मीनिंग है कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी धार्मिक यात्राओं को संचालित या करने की कोशिश करता है जिसमें व्यवस्था की विशेष आवश्यकता होगी, किसकी? सरकार के द्वारा। तब वहाँ सरकार उस व्यवस्था, उस प्रबंधन, उस प्रशासन के नाम पर एक न्यूनतम कर लगाएगी जिससे वह उनके कार्यों को संचालित कर सके। तो अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती है, वो इसी लेती रहती है कि रास्ते में जितने प्रबंधन होंगे वो सरकार देगी। सुरक्षा के प्रबंधन, आपके आवागमन के लिए रोड की जो पट्टी बनानी है उसकी व्यवस्था, वही मानसरोवर के लिए है और वही हज के लिए है। एरोप्लेन से जाना है, आपकी वहाँ वीज़ा है, पासपोर्ट, इन सब के लिए जो अधिकारी वर्ग लगेगा या जो कार्य होंगे उन कार्यों के लिए सरकार आपसे शुल्क लेती। और वही किसी प्रकार के मेला, आयोजन, जलसे के लिए जो प्रबंधन या प्रशासन या व्यवस्था की बात की जाएगी उस पर मामूली कर लगा सकती है। लेकिन किसी विशेष को बढ़ावा या अभिवृद्धि या उत्थान करने के लिए किसी प्रकार का कर सरकार नहीं लगाती है, ये आर्टिकल 27 बोलता है। तो जब भी कभी धार्मिक कर की बात आएगी हमें आर्टिकल 27 जरूर ध्यान आना चाहिए। प्रशासन या प्रबंधन की सुविधा के लिए करारोपण किया जा सकता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में शामिल होने से स्वतंत्रता। हमारे स्कूलों में प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर और इससे ऊपर के जो शिक्षण संस्थान में अगर किसी प्रकार से उनका संचालन सरकारी वित्त पोषण से हो रहा है, सरकारी वित्त से हो रहा है या सरकारी योजनाओं के लाभ से हो रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यदि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है किसके लिए? लोक व्यवस्था के लिए, तो उस धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चे स्वेच्छा से जा सकते हैं। और अगर बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे अल्पवयस्क हैं, तो माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। माता पिता की जगह संरक्षक भी हो सकता है जो उनके लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी ले रहा होगा। अल्पवयस्क बच्चों की उनकी परमिशन अनिवार्य है उन शिक्षण संस्थाओं में जहां धार्मिक शिक्षा लोक व्यवस्था के रूप में दी जा रही हो। धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती। सशर्त का मीनिंग वही है कि संरक्षक या बालकों से, कोई बालक 22 साल का है, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वहाँ धार्मिक आयोजन चल रहा है शिक्षा के माध्यम से, तो वह अपनी इच्छा से जा सकता है। लेकिन 5वीं 6वीं में बच्चों को मालूम नहीं है, तो गायत्री मंत्र अगर कहीं कराया जा रहा है या कोई पाठ या मोहम्मद साहब से या ईसा मसीह से रिलेट कोई वक्तव्य या पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए माता पिता को
की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाएगी। ये आर्टिकल बोलता है हमारा 28। आर्टिकल 29, आर्टिकल 28 तक हमारा क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त होगी। आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण से संबंधित हैं। आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग, संविधान ने अल्पसंख्यक वर्गों को 2 भागों में विभाजित किया है। संविधान ने अल्पसंख्यक वर्गों को 2 आधारों पर विभाजित किया है। किस आधार पर? भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर संविधान ने अल्पसंख्यक समुदाय को 2 भागों में विभाजित किया है। यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो जिनकी जनसंख्या, जिन समूहों की जनसंख्या 50% से कम है, वे क्या होंगे? अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। ये राजनीतिक रूप से मान्यता है, लेकिन संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पर मानता है अल्पसंख्यक। इसी को मान्यता देते हुए अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। और अल्पसंख्यक आयोग ने अभी तक धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर 6 समुदायों को क्या माना है? अल्पसंख्यक माना है। कितने समुदायों को? 6। कौन कौन से हैं वे? सिख। कौन कौन से हैं? सिख, ईसाई, पारसी, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम। कितने समुदाय हैं? 6 समुदाय हैं। कौन कौन से? सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय। इन्हें धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना है। भाषा में लिपि, संस्कृति और भाषा को मान्यता दी है। इसमें भाषागत में क्या है? लिपि भाषा का ही पार्ट है। संस्कृति भाषागत पार्ट है। जैसे मराठी भाषा तो मराठी संस्कृति से संबंधित है। बांग्ला भाषा बांग्ला संस्कृति से संबंधित है। तमिल भाषा तमिलनाडु संस्कृति से संबंधित है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संस्कृति से संबंधित है। ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत से संबंधित है। जो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की ब्राह्मी लिपि है, हिंदी भाषा की देवनागरी, संस्कृत ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइकी, ये सब लिपियां हैं और ये विशेष क्षेत्रों में अपने अपने सांस्कृतिक प्रभाव रखती हैं। जैसे भोजपुरी भाषा है तो भोजपुरी कल्चर है, अवधी है तो अवधी संस्कृति की विशेषता है, वहाँ राजस्थानी है तो राजस्थानी क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो भाषागत विशेषताओं को रखा गया है इसमें। नागपुरी, खरोष्टी, संथाली, असमिया, ये सभी भाषाएं, इन सब को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी। जैसे एक भाषा है खरोष्टी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में मान्यता दी है। अरमाइक को अल्पसंख्यक की भाषा के रूप में मान्यता दी है। 2008 में एक भाषा आई थी व्रा, ये उड़ीसा में बोली जाती थी। ये उड़ीसा में मात्र 4 लोग बचे थे 2008-9 में जब इसको काउंटिंग किया गया था। तो इस भाषा को बोलने वाले 4 लोग थे। काफ़ी कोशिश की गई इस भाषा को उत्थान के लिए, लेकिन बहुत कम लोग थे। तो इस तरीके की बहुत सारी भाषाएं जिनको बोलने वाले उंगलियों पर हैं, तो इसके आधार पर उन्हें संरक्षण देने की बात की गई है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्गों के साथ
धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 ये बोलता है कि व्यक्ति के साथ क्या नहीं होगा, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो दो आधारों पर अल्पसंख्यक माना है संविधान ने, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन से संबंधित अधिकार किसके? अल्पसंख्यक वर्गों के। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सरकार के वित्त पोषण से अगर है, सरकार के वित्त पोषण से है तो सरकार किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि यह मदरसा है हम यहाँ वित्त नहीं देंगे, ये संस्कृत विद्यालय है यहाँ हम वित्त नहीं देंगे, या ईसाई मिशनरियों के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है तो हम नहीं देंगे। वह समान रूप से सभी को वित्त देगा जितना सरकार एलोकेटेड करेगी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि धार्मिक आधार पर विभेद नहीं करेंगी सरकारें। ठीक है, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेंगे कि ये द्रविड़ियन जाति के लोग हैं और इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाए, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं इनके उत्थान के लिए कार्य नहीं किया जाए। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, किसी भी प्रकार से गैर नागरिक को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसी के तहत 30 के तहत मदरसों की स्थापना की जाती है, संस्कृत विद्यालयों की स्थापना भी, और ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो मिशनरीज चलाई जा रही शिक्षण संस्थाओं की वो, इन्हें सब सरकार वित्त पोषण देती है, अनुदान देती है निष्पक्ष रूप से, जिससे इस अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान किया जा सके। क्या किया जा सके? अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान किया जा सके। ये हमारा था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 और 30 आर्टिकल आता है 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और यह ऐसा मूल अधिकार है जो मूल अधिकारों की स्वयं रक्षा करता है। मूल अधिकार भी है ये और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है, मूल अधिकारों का संरक्षक भी है, मूल अधिकारों को बचाने वाला भी है और मूल अधिकारों को न्यायिक रूप से दिलाने वाला भी है। इसीलिए इसको कहा जाता है मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने वाला मूल अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने वाला मूल अधिकार। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि यह स्वयं में एक मूल अधिकार है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है, उनको न्यायिक संरक्षण भी देता है। ठीक है, सरकार, यह मूल अधिकार कैसा है? यह मूल अधिकार कैसा है? यह मूल अधिकार प्रतिभूति के रूप में भी है। प्रतिभूति क्या होता है? गारंटी के रूप में है कि आपको मूल अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो ये आपको गारंटी देता है। कौन? अनुच्छेद 32। हम पहले भी बोल चुके, मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार कहते हैं इसको, और ये स्वयं में मूल अधिकार है, इसीलिए इसे प्रतिभूति मूल अधिकार भी कहते हैं। गारंटी दिलाता है ये हमें मूल अधिकारों की। ठीक है, मूल अधिकारों की न्यायिक संरक्षण का सिद्धांत भी आर्टिकल 32 के तहत है। जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी आधार पर, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए।
जब वह सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जाता है और न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट जाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है 5 प्रकार की, हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है जब जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इन 5 प्रकार की रिटों को हम लोग देखते हैं। इन 5 प्रकार की रिटों के नाम हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा। आप साथ साथ बोलेंगे तो रिवीजन होगा, बार बार बोलेंगे 3-4 बार में आपको याद हो जाएगा। तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, तीसरे नंबर पर आ गया अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा, चौथे नंबर पर आ गया प्रतिषेध, 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 पांचवा है उत्प्रेक्षणा, 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 उत्प्रेक्षणा। तो हम लोग एक एक करके एक एक रिट को देखते हैं, हम लोग एक एक करके एक एक रिट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर, सशरीर उपस्थित करो। किसको? अपराधी को। किस अपराधी को? जिसको गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसको पुलिस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली रिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली रिट कहा जाता है। न्यायालय बोलता है सशरीर 24 घंटे में उपस्थित करो। कहाँ? न्यायालय में। दूसरी रिट आती है परमादेश। दूसरी रिट आती है परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देंगे? ये हम आदेश देते हैं सभी सरकारी अधिकारी, सभी सरकारी अधिकारियों, सभी मंत्रीवर्ग, सभी न्यायिक कर्मचारी वर्ग, इनमें जो भी इस रिट की उल्लंघन करेगा, जो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या किसी मंत्री के द्वारा या किसी न्यायिक अधिकारी के द्वारा, ये सभी पर समान रूप से लागू होती है। न्यायालय इन सभी के लिए रिट जारी कर सकता है। कौन सी? परमादेश। क्या कहेगा कि हम आदेश देते हैं आपको। ठीक है, तो ये परमादेश करेगा। किस कारण से करेगा? तो ये कहता है कि यदि ये अधिकारी वर्ग, ये मंत्री वर्ग और ये न्यायिक वर्ग किसी प्रकार से अपने कर्तव्य, किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्यों का और कार्यों का
संचालन सुचारू रूप से निष्पक्ष होकर नहीं कर रहा है, तब हम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जाएंगे और बताएंगे कि सर फला फला अधिकारी हमें ऐसी सुविधाएं नहीं दे रहा है या हमें इन सुविधाओं में बाधा पहुंचा रहा है। तो न्यायालय परमादेश रिट जारी कर देगा उस अधिकारी, उस मंत्री या उस न्यायिक व्यवस्था के। क्या कर देगा? कहेगा हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है, ये परमा आदेश कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छा का मतलब होता है पूछने का अधिकार, वारंट, आधार या कारण। ये सभी अधिकार पुच्छा की टर्मिनोलॉजी में आते हैं। किस आधार पे आप कार्य कर रहे हैं, कौन सा वारंट मिला है, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। तो संवैधानिक पद अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छा, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठता है और वह किसी कार्य का संचालन करता है और वह ऐसे कार्य को करता है जो उसके पद से अधिक बड़ा है या अधिक शक्तिशाली है, उस पद की सीमा में नहीं आता है। यदि वो व्यक्ति वैसे कार्यों को करता है, जैसे मान लो एक पुलिस वाला है और वो थाने में बैठ के न्यायालय वाले कार्य करता है, तब उससे पूछा जा सकता है कि आपने किस आधार पर यह किया, दंड दिया या न्याय किया। तब उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार पुच्छा वाली रिट जारी कर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आपने यह कार्य किस आधार पर किया, किस वारंट पर किया, किस अधिकार पर यह कार्य किया। तो यह व्यक्ति के खिलाफ किसी अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है। तीसरी रिट, चौथी रिट आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह रिट उच्च न्यायालयों का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने निचले अदालतों से यह रिट जारी करेगी। कौन सी? प्रतिषेध रिट। उच्च अदालतों से निम्न अदालतों की ओर जारी की जाने वाली रिट है। यह न्यायिक रिट एक तरीके से। इसका मतलब हो तो इसका मतलब होता है प्रतिषेध का रोक देना। क्या करना? रोक देना। ये कैसी रिट है? रोक देना। और कैसी है? पूर्ववर्ती। ये ध्यान रखना, पूर्ववर्ती लिख दिए। कारण है कि प्रतिषेध और पूर्व एक साथ जुड़े हुए हैं, पा और पा। पूर्ववर्ती रिट है ये। अभी न्यायालय में मुकदमा चली रहा है या केस चली रहा है और उसमें ऐसा लगा कि वह सही नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि है, तो या उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है या किसी और विषय का मामला और कोई और न्यायिक अथॉरिटी इसको देख रही है, तब उच्च अदालतें निम्न अदालतों को ऐसी रिट जारी करती और बोलती हैं कि आपके यहाँ जो वाद चल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। कोई मामला जब कोर्ट में चल रहा होता है तो उच्च अदालतें निचली अदालतों से बोलती हैं कि आपके यहाँ जो मामला चल रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। ये कब आता है? जब अदालतों में निर्णय नहीं हुआ है, फैसला नहीं आया है, तब उन अदालतों को ये रिट जारी की जाती है और फैसला उच्च अदालतें अपने पास मंगाती हैं और फिर उस पर निर्णय करती हैं। तो ये प्रतिषेध क्या है? एक प्रकार का स्टे ऑर्डर होती हैं। एक प्रकार का स्टे ऑर्डर होती हैं जो कार्यों को रोक देती हैं, जो कार्यों को रोक देती हैं। ये न्यायिक है। न्यायिक एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को जारी करेगा। उच्च न्यायालय निचले न्यायालयों को या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। इसी के अंतर्गत आती है अगली रिट, पांचवी, उत्प्रेक्षणा। यह रिट भी उसी तरीके से है। एक उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है।
उस वाली रिट प्रतिषेध, और इसमें अंतर है कि प्रतिषेध कैसी है, पूर्ववर्ती, अभी मुकदमा चल रहा है रनिंग पोजीशन में, लेकिन इसमें क्या है, मुकदमे का अंत हो गया, आ से अंत और पा से प्रारंभ अभी चल रहा है, तो ये क्या है, अंत हो गया। तो कैसी रिट हो गई, ये उत्तरवर्ती रिट है। ये मतलब न्याय का फैसला आ चुका है, कोर्ट ने फैसला कर दिया, न्यायालय ने फैसला दे दिया है। ये रिट तब जारी की जाएगी जब फैसला हो चुका होगा निचली अदालतों में, उसके बाद इस प्रकार की रिट जारी की जाएगी। इसका मतलब होता है उस प्रेक्षाणा का मांग लेना। क्या करना, मांग लेना। क्या मांग लेना, फैसले को मांग लेना कि आपने जो फैसला दिया है वो हमारे पास भेजो। इसको दूसरे अर्थों में कहते हैं पूर्णतया सूचित करो, पूर्णतया सूचित करो। फैसले को मांग लेना या पूर्णतया सूचित करो, फिर वह अदालत देखेगी इसमें क्या फैसला दिया गया और क्या परिवर्तन किया जाएगा। ये कैसा है, ये उत्तरवर्ती रिट है, प्रतिषेध पूर्ववर्ती रिट है। यह रिट कब आई, जब व्यक्ति ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय दिया या कोई ऐसा निर्णय जो अनुचित था, किसी द्वेष में या किसी दबाव में दिया गया। ये न्यायालय उच्च वाला देखेगा कि ये निर्णय कैसा है, तो वह आधार मानता है कि अनुचित निर्णय किया गया हो, अप्राकृतिक निर्णय किया गया हो और उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो, किसके, निचली अदालत के, तब वह इस प्रकार की रिटें जारी कर देगा। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है 7 महीने 8 महीने का और निचली अदालत ने उसे मृत्यु दंड दे दिया है, तब वह क्या हो गया, अप्राकृतिक हो गया एक तरीके से, क्योंकि मृत्यु दंड अभी तो बालक पेट में ही है, एक के साथ 2 की मृत्यु हो जाएगी, तो ये अप्राकृतिक टाइप से होगा, इसलिए वह उस पर एक्शन लेगा और उत्प्रेक्षणा रिट जारी कर दी जाएगी। तो हमने आपको 5 रिटें बताई। रिटों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बार बार रिटों को लेके आते रहे। कौन सी रिट उत्तरवर्ती है, कौन सी पूर्ववर्ती है, कौन सी व्यक्ति के प्रति जारी की जाती है, अधिकार पुच्छे का संबंध क्या है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33। यहाँ तक लगभग जो मौलिक अधिकारों का विशेष वाला पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। इसमें मौलिक अधिकार में 33, 34, 35 3 आर्टिकल और हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। 33 अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 ये कहता है मूल अधिकारों को सीमित करता है या मूल अधिकारों को सीमित करूं। संविधान के मूल अधिकारों को मैं सीमित करता हूं, ये अनुच्छेद 33 बोलता है। कहाँ कहाँ ये सीमित कर देगा, सेना क्षेत्र, जहाँ सेना है उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकार सेना के कर्मचारियों को नहीं दिए जाएंगे। वह अपनी इच्छा अनुसार बोल नहीं सकते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वे एक नियम से बंधे हैं और उन मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। गुप्तचर संस्था, राजदूत मंडल हमारे, वे मौलिक अधिकारों की मांग को नहीं कर सकते। उन्हें सीमित मात्रा में या सीमित रूप में ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट है मीडिया। जो प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता 19 में दी गई थी, 19(1)(a) में, वही यहाँ प्रतिबंधित भी किया गया है। कहाँ, आर्टिकल 33 में। कैसे, अगर आपको ध्यान है तो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो लाइव टेलीकास्ट के कारण क्या हो रहा था, कुछ सैनिकों की पोजीशन पता चल रही थी, किसको, जो दूसरा आतंकवादी ग्रुप था। तो उस समय इस आर्टिकल का उपयोग कर उनके टेलीकास्ट को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो मीडिया के मौलिक अधिकारों का वहाँ क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो आर्टिकल 33 के तहत ये संभव हो पाया। अब सेना को या गुप्तचर एजेंसियों के हमने कुछ अधिकार सीमित कर लिए, तो हमें उनके क्षेत्र में कुछ विशेष करना पड़ेगा जिससे वे उनको कंपनसेशन सा प्राप्त हो, जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ हमें कुछ स्पेशल प्राप्त है जो औरों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है जो सभी नागरिकों को प्राप्त है। वो नागरिक होते हुए थोड़े अछूते से लगते हैं, लगता है जैसे बाहर हैं, तो उनके लिए उनके लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किया। क्या किया,
आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या किया, अनुच्छेद 34 में क्या किया, सेना क्षेत्र, जिसको हम लोग जनरली कैंट बोलते हैं, सेना क्षेत्र या मार्शल लॉ वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आम नागरिक या व्यक्ति के मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, सीमित कर दिए जाएंगे। कहाँ, सेना के क्षेत्र में। जैसे कैंट हम लोग देखते हैं, जहाँ कहीं भी कैंट हो आप उसमें जाएंगे तो आपको हेलमेट लगा के जाना ही पड़ेगा, आप 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, आप वहाँ शोरगुल नहीं कर सकते, आप वहाँ जुलूस नहीं निकाल सकते, आप वहाँ बैठकर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते, आप सामान्य रूप से वहाँ घूम नहीं सकते। ऐसा ही जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा हो वहाँ आप भाषण नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, किसी प्रकार का सांगठनिक व्यवस्था ही नहीं कर सकते, ये मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 34 ये बोलता है कि इन क्षेत्रों में नागरिक और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सीमित रहेंगे और यहाँ किसका शासन होगा, किसके नियम चलेंगे, सेना क्षेत्र में सेना के, और मार्शल लॉ के क्षेत्र में जो मार्शल लॉ लगा है उसके जो नियम होंगे वही लागू होंगे। ये आर्टिकल 34 बोलता है। आर्टिकल 34 आर्टिकल 35 में हम देखते हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की अबाध शक्ति है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को क्या है, कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कहाँ? आर्टिकल 35 में। और जो कानून बनाए जाएंगे वो 13 के तहत समीक्षा का पाठ होंगे। तो इस तरीके से हमने मौलिक अधिकार देख लिए। अब मौलिक अधिकार देखे हमने, जितने मौलिक अधिकार पढ़े हैं अभी तक 12 से लेके 35 के बीच में, इसमें क्या मौलिक अधिकार नहीं है, क्या मौलिक अधिकार नहीं है आम नागरिकों के। आम नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो आम नागरिक हड़ताल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हड़ताल करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है या नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। चक्का जाम, हम चक्का जाम जो कर देते हैं वो हमारा अधिकार नहीं है, चक्का जाम करने मौलिक अधिकार को, इसको न्यायालय में जाके हम लोग कहें। इसके अलावा अनिवार्य, ये ध्यान देना, अनिवार्य रोजगार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा क्या है, अधिकार है। रोजगार हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से मताधिकार हम लोग वोट डालते हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी या वैधानिक अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मताधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी या वैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसी भी रूप में क्या नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। जनरली लोगों को लगता है कि संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। तो हड़ताल करने का अधिकार हमारा मौलिक नहीं है, चक्का जाम करने का, और अनिवार्य रोजगार। एक और है आवास। आवास हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि आवास मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों के समान है, मौलिक अधिकारों के जैसा ही है। क्लियर? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन की है कि आवास हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु यह उसके जैसा ही है। तो पूरे मौलिक अधिकारों के दौरान गैर नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? तो 15 नहीं मिलता, 16 नहीं मिलता। गैर नागरिकों को ये अधिकार नहीं है, प्राप्त नहीं है। कौन सा? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इधर आर्टिकल 19 और इधर आर्टिकल 29
और 30। ये 5 अनुच्छेद गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन आया था कि कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो आंसर 29 होगा। आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार का पूरा पोर्शन लगभग खत्म कर लिया और हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 को देखेंगे। हमारे संस्थान के द्वारा सुषमा मैम के द्वारा साइंस की क्लासें पढ़ाई जा रही हैं और सर के द्वारा क्वेश्चन वाला सेक्शन कराया जा रहा है। पॉलिटी के भी क्वेश्चन करा रहे हैं सर और साइंस के क्वेश्चन। ये क्लास शाम को 7:30 बजे के शाम को 7:30 बजे होती है और साइंस की क्लास मॉर्निंग में 11 बजे होती है। तो प्लीज़ आप उनको देखें और लाभ प्राप्त करें हमारे संस्थान से।